हम लोग अगला पाठ है प्रकाश का अपवर्तन। पाठ का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है ना, और पीछे उसके पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन क्या वो एक घटना होता है ना, कौन सी घटना है ना, जैसे जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। इस घटना को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। कहेंगे इसे मानते ये हमारा जल है, ये क्या है? ये वायु है, ये वायु क्या है? तो जब प्रकाश यहाँ से टच से मारेंगे हम लोग तो प्रकाश की किरण जैसे यहाँ पर आएगी ना, तो इसको जाना था इस साइड से, लेकिन ये भाग जाएगा ऐसे। सुन रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा ना, तो इस घटना को कहेंगे प्रकाश का। फिर सुन लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला है, तो पहले हम समझते हैं कि संघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है ना। ये संघन माध्यम, संघन माध्यम के मतलब होता है वो कि जो भी माध्यम के कण है वे आपस में बहुत नजदीक हो। जब माध्यम के कण आपस में बहुत ही नजदीक होंगे इस माध्यम को कहेंगे संघन माध्यम। कहेंगे उसको तोड़ना मुश्किल होता है, उसको मतलब उसको अलग करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग पानी में जब दौड़ते हैं तो पानी तो हटता ना, लेकिन पानी में जब हम दौड़ते हैं तो हम लोग हरासमेंट ज़्यादा होता है ना, इसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। और वही जो वायु होता है, वायु क्या हो? वायु होता है विरल माध्यम। वायु क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है कि माध्यम के कण जब एक दूसरे से क्या हो? थोड़ा दूर पर हो, थोड़ा दूर पर हो और कम आंतरिक बलों से एक दूसरे से बंधा हुआ हो, कम यानी कमजोर आंतरिक बलों से बंधा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। जैसे वायु क्या है? विरल माध्यम है। जल क्या है? संघन माध्यम है ना। चलिए अगला है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अगला क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के मतलब समझते हैं क्या होता है? अपवर्तनांक के मतलब होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, ठीक है, किसी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी बहुत ध्यान से, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग सी कर दें और माध्यम में प्रकाश की चाल को भी कर दें तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? C/V नो, C/V। इसको एन कहा जाता है अपवर्तनांक का, एन। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। किसका होता है? कितना था वो? 2.4। इस समझते क्या होता है? सुन रहे से, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो उतना ही संघन माध्यम है। वो क्या है? संघन माध्यम। जैसे वायु है तो वायु में जो वायु है तो वायु में क्या होता है? अपवर्तनांक बहुत कम होता है। और सबसे कम किस में होता है अपवर्तनांक? निर्वात में। क्योंकि क्या हो जाएगा? वो एक हो जाएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में, अब माध्यम निर्वात में रख देंगे तो दोनों का हो जाएगा? एक हो जाएगा ना। चलिए अगला है, तो निर्वात में अपवर्तनांक मान कितना होता है? 1। निर्वात में अपवर्तनांक मान 1 होता है। अगला क्या है कि वो नोट में बोला है कि अपवर्तनांक जितना ही संघन होता है, अपवर्तनांक जितना ही संघन होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यानी सबसे अधिक संघन माध्यम कौन है? हीरा है। कौन है? हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व भी है ना, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। चलो और प्रकाश के अपवर्तन के नियम होता है, जैसे में हम पीछे पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन नियम पढ़े हैं ना, तो अब पढ़ा जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम। देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एगो ये मुख्य तल होता है, ठीक है, और मान लेते हैं इधर क्या हो? ये जल है, ये क्या है? ये हमारा जल है, ऊपर वो वायु है, यानी एक संघन माध्यम बना लेंगे और एक विरल माध्यम। ठीक है, एक संघन एक विरल, क्योंकि अपवर्तनांक की घटना या अपवर्तन घटना कब होती है? जब एक संघन हो और एक विरल हो तब होती है ना। चलिए तो यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे आई ना, आई
और इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे जाना चाहिए था ना, सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन ये क्या हुआ, ये मुख्य अक्ष की तरफ झुक जाता है, मुख्य अक्ष की तरफ आता है। अब मुख्य अक्ष यहां से सीधे हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये क्या हमारा मुख्य, ये हमारा मुख्य अक्ष है बाबू, ठीक है। इसको अभिलंब भी कहेंगे, ध्यान दीजिए। और प्रकार का बन गया, एक यहाँ कोण बन गया ना, और एक यहाँ कोण बन गया। ये बाबू हमारी आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण जो कि आ रही है, आइए अपवर्तित होके थोड़ा इधर है ना, ये वाली इसको हम कर रहे हैं इसको ना, तो ये कौन सी है, अपवर्तित, ये कौन है, अपवर्तित किरण। और जो आया यहाँ पे जो कोण बना है ये है आपतन कोण, ये क्या है, आपतन कोण, इसको हम लोग आई कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो कोण बना है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, इसको हम लोग आर कहते हैं, क्या कहेंगे, बस। अब इसी पर नियम है, चलो जाओ। पहला नियम कहता है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है, कितना नियम होता है, पहला नियम कहता है कि किसी माध्यम में आपतित किरण, किसी माध्यम में आपतित किरण, और ध्यान सुनो, और यहाँ पे वो अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होता है, तीनों कहता है, पहला नियम आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, ठीक है। तो हो गया हमारा एक नंबर। दूसरा कहता है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, इसका अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा, यानी हम नियतांक भाव यदि हम n मान लेते हैं तो ये हो जाता है साइन आई बाटा साइन आर। इसको कौन सा नियम कहते हैं बाबू, इसे अस्नेहल का नियम कहते हैं। अस्नेहल का नियम क्या होता है, अस्नेहल का नियम सुनो, आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक, ये है अस्नेहल का नियम। अगला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि जो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कि पानी में गड़ी हुई छड़ी हमें टेढ़ी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्या है, सेम वो मान लेते हैं ओए, यहाँ पर होता है प्रकाश का अपवर्तन, क्या होता है, प्रकाश का। अब होता क्या है, मैं एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ये मान लेते हैं ये हमारी छड़ी है, ये क्या है, इसको ये छड़ी मान लेते हैं, ये जल मान लेते हैं, तो जो छड़ी है वो इधर घुस, ये अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ, और जब प्रकाश की किरणें आई संघर्ष से विरल में आई तो ये क्या हुई, अपने पथ से विचलित हो गई, अपने पथ से मैंने होना चाहिए, दिखना चाहिए, जा रही यहाँ पर, दिख रही यहाँ पर, सुनो। यही कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में गड़ी हुई छड़ी हमें टेढ़ी नजर आती है, या जो सिक्का होता है पानी में डाला हुआ जो सिक्का होता है उसका तल उठा हुआ नजर आता है, कहता है उठा हुआ नजर आता है। या हम भी अपना जब कोई भी अंग पानी में रखते हैं तो थोड़ा भकदार यानी मोटा लगता है ना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण, ठीक है। चलो अगला वो क्वेश्चन है, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म, अगला क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म बहुत भी है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है प्रिज्म के बारे में ना, ठीक है। 3 नंबर आता है क्वेश्चन, ये प्रिज्म क्या है, देखो अब कह रहा है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, दो समतल पृष्ठ है, दो समतल पृष्ठ है, एक निश्चित कोण पर क्या एक दूसरे पर झुका हुआ है ना, के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म का। ध्यान सुनो, जैसे में वो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रिज्म, क्या कहेंगे। अगर सो ये को सतह इधर सतह हुई, एक उधर सतह हुई, और दोनों जब जुड़ गया एक दूसरे का पारदर्शक सतह माने प्रकाश को आर पर होना, प्रकाश को आर पर होना। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर आएगी, प्रकाश की किरणें यहाँ पर आएगी तो प्रकाश को क्या करेगी, बिखेरेगी, उसे भिन्न भिन्न रंगों में क्या करेगी, बिखेर देगी ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म, क्या कहते हैं। फिर सुनते हैं, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है, क्या कहता है। प्रिज्म के दो फलक होते हैं, प्रिज्म कितने फलक होते हैं, देखो एक ये एक इधर वाला है, एक उधर, मतलब ऐसे दो उदाहरण से जिसमें एग्जाम्पल समझ जाओ,
जिससे मैं माना था किताब है, दो फर्क है ना। अब दोनों को जैसे सटाए ना निश्चित, एक इधर सटा हो गया, एक इधर सटा हो गया ना। आज जब इसे देख ताक रहे हैं इसमें तो आर पार नजर आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्रिज्म। क्या कहेंगे? ए जिन्हें हम लोग कहते हैं पारदर्शक पृष्ठ कहते हैं, जिसका कहेंगे पारदर्शक पृष्ठ कहते हैं। जब किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तब वह जितने कोण पर विचलित होता है उसे विचलन कोण कहते हैं। देखो जितना कोण से एक दूसरे पर झुका हुआ है, एक दूसरे से झुका हुआ है। अब प्रकाश की किरणें जब आती है जितना कोण पे वो मोटा है, किसको? प्रकाश को, उसको कहते हैं का, उसको कहते हैं विचलन कोण। उसे कहेंगे विचलन कोण। चलो अगला है, यह प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करेगा कि अपवर्तक कोण किससे, मतलब कि एक दूसरे पर कैसे झुका हुआ है, ठीक है। या प्रकाश को डालेंगे ना, प्रकाश जब डालेंगे तो अपवर्तन को होगा ना, तो ना जिसे डालेंगे तो परिवर्तन, एक सेकेंड, अपवर्तन आप ना परिवर्तन, ठीक है। जब विचलित होगा उसके बाद कोण आएगा। प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण का मान भी क्या होता है? यदि अपवर्तन कोण का मान अधिक है, यदि अपवर्तन कोण का मान अधिक, मतलब क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें आई तो अधिक विचलित हो गई, अधिक या अधिक कोण बनाई, तो जो विचलन कोण है उसका मान भी अधिक होगा। चलिए प्रकाश में सबसे अगला पॉइंट हम लोग कहता है कि लेंस क्या है। क्या कहता है? लेंस। लेंस क्या है? थोड़ा पढ़ लिखा होता हूँ। तो लेंस क्या होता है समझ आओ। वैसा पारदर्शक पदार्थ, पारदर्शक मतलब होता है आर पार दिखने वाला, वैसा पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ हो, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ हो उसे लेंस कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? देखो लेंस जो होता है ना, वो लेंस में दो सतह होता है, एक दूसरे में स्पर्श होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? वैसा पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, कब कहेंगे? एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। चलो अगला पहला हेडिंग है कि उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस क्या है? ध्यान हो, ए उत्तल के मतलब होता है बीच में उथल, उत्तल मतलब बीच में उथल ना, बीच में उथल। तो कैसे होता है? सबसे पहले करेंगे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? उत्तल लेंस, सॉरी दर्पण बोल दिया। अच्छा ठीक, ये एक पृष्ठ ऐसे बना लेंगे इसका और दूसरा पृष्ठ ऐसे बनाएंगे। ये क्या है? हमारा उत्तल लेंस है ना, जो कि हमारे आंखों में यही लेंस है ना, उत्तल लेंस, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए उत्तल लेंस कैसे करेंगे? वैसा पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा या लेंस जिसका किनारा का भाग का हो, पतला हो, किनारे का भाग का हो तथा बीच का भाग मोटा हो, बीच का भाग का हो। बीच आप देखो, जब चश्मा देखिएगा, चश्मा तो चश्मा को हम जो स्पर्श कर समझेंगे, महसूस करेंगे, तो बीच में जो उठा हुआ रहेगा मोटा रहेगा, किनारे पे पतला रहेगा, तो उसको हम समझेंगे उत्तल है। क्या है? ठीक है। तो वैसा पारदर्शक पदार्थ या लेंस जिसका बीच में मोटा तथा दोनों किनारों पर क्या हो, पतला हो, उसे कहेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से होकर जाने वाली किरणें क्या होती है? क्या होती है? अभिसारित होती है। क्या होती है? अभिसारित मतलब कि एक ठाई इकट्ठा होती है। एक ठाई क्या होती है ना। और ध्यान सुनो, यहाँ पे जो भी प्रकाशित जाएगी यहाँ से अपवर्तित होकर एक ठाई इकट्ठा होगी ना, यहाँ पे क्या होगी? इकट्ठा होगी। क्या होते हैं ना, पीछे में लोग जितना भी ऐसे पढ़े होंगे तो सब एक ठाई इकट्ठा होगी, और वही जो अवतल होगा तो वो पसारेगा, क्या हो जाएगा? पसरेगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिसारी लेंस है? तो उत्तल लेंस। कौन सा है? ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है? धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, यानी प्लस में, ठीक है। जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होता है वो होता है धनात्मक में, ठीक है। चलो ये बनावट है, बनावट को इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि फिगर है ना। चलो अगला आते हैं उत्तल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस का देखिए, उत्तल लेंस को एक सेकंड पहले समझते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है। ये क्या है? अभिसारी लेंस। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग कहाँ करें?
तो इसका प्रयोग करेंगे वो जिस व्यक्ति का जो आंख है उसमें क्या हो, दूरदृष्टि हो। दूरदृष्टि माने दूर की वस्तु स्पष्ट नजर आए और निकट की वस्तु स्पष्ट नजर ना आए, तो वहां पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे आंख है, आंख में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जो कैमरा होता है फोटो खींचने वाला, उसमें भी उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? चलिए अगला हेडिंग है अवतल लेंस क्या है ना। अगला क्या है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या है? वैसा पारदर्शक पदार्थ या वैसा पारदर्शक लेंस जिसके दोनों किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला हो। बीच का भाग पतला, दोनों किनारों पर मोटा। किसा बाबू? इसके लिए हम लोग ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया अवतल लेंस। फिर से बनाते हैं एक बार, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया? अवतल लेंस। और इसके बीचों बीच में क्या होता है? इसको अपवर्तित रेखा करते हैं। अपवर्तित यहीं से होता है प्रकाश। अब यहाँ से प्रकाश ये जाएगा तो बस फैल जाएगा ना, ऐसे गया ऐसे फैल जाएगा ना, समझ रहे हैं? ये प्रकाश क्या करता है? ये विखेरता है, तो इसे इसको अपसारी लेंस कहता है। क्या कहते हैं? ये प्रकाश की किरणों को चारों क्या होता है? विखेरता है, पसारता है, इसलिए इसको अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? और उत्तल एक इकट्ठा करता है, इसलिए उसको अभी चलिए दो कह रहा है कि लेंस की जो वित्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहा जाता है। जो लेंस है, लेंस का वित्तीय परिधि का जो व्यास होता है, सुनो अगला पॉइंट है कि द्वारक क्या है? का द्वारक क्या है? तो कह रहा है लेंस की वित्तीय परिधि, लेंस की वित्तीय परिधि का व्यास को क्या कहेंगे? उसका द्वारक कहते हैं। जैसे में वो लेंस जो होता है ना, उसका जो त्रिज्या नहीं होता, त्रिज्या उसको जहां से लिया गया है उसी को हम लोग कहेंगे द्वारक। पीटेंगे ना। अगला है अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है। अगला करा है कि फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस के से निकलने के बाद अपसारित होते हुए क्या होती है? देखो ये जो प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तित होकर चारों तरफ ये फैलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, क्या होगी? चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होगी। और इसका मुख्य उपयोग क्या हो? इसका उपयोग है जब निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, उसके जो चश्मा है, चश्मा में इस लेंस का प्रयोग किया था ना। कौन सा? अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता यानी पावर ना, लेंस की क्षमता। जैसे लेंस की क्षमता किसे कहेंगे? किसी लेंस के फोकस दूरी, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहेंगे। कोई भी लेंस है उसका जितना फोकस दूरी होगा ना, उसके व्युत्क्रम माने एक बट्टा, व्युत्क्रम माने एक बट्टा ना। तो यानी कहने का मतलब ये होता है लेंस की क्षमता बराबर 1 क्या हो जाएगा? फोकस दूरी, फोकस यानी 1/f होता है। P बराबर 1/, लेकिन वो ये होता है मीटर में। किस में होता है? मीटर में होता है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्यादातर का होता है सेंटीमीटर में होता है। तो सेंटीमीटर चेंज करके 100/f रख देते हैं ना, cm में। चलिए, और लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रा होता है वो होता है डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मतलब डायऑप्टर। ठीक है, या लेंस की क्षमता को हम क्या कह सकते हो? ये जो फोकस दूरी है इसको मीटर में मापते हैं ना, मीटर में, तो इसको हम लोग मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। लेंस का एसआई मतलब मीटर इनवर्स, लेंस की क्षमता का एसआई मतलब मीटर इनवर्स। ठीक है, चलो अगला है लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी को होती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि अवतल लेंस है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और वही जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? तो कह रहा है कि यदि लेंस की क्षमता, कोई से पूछिएगा कि कितना पावर के बारे में चश्मा, तो यदि बोला कि माइनस में 2D या माइनस में 0.5 या 0.5 ऐसा रहता है, या 0.15 इसे भी रहता है ना। ठीक है, रहता है। तो यदि माइनस बोल दिया तो आप समझिए
वो अवतल है, क्या है? यदि प्लस में बोल रहा है कि 0.5 डायोप्टर है, 0.1 है, 0 नहीं होता है, तो कोई ना कोई जीरो हटे, इससे कोई प्रभाव ना पड़े। तो यदि माइनस में है तो अवतल लेंस, प्लस में है तो उत्तल लेंस। समझ जाएगा? चलिए अगला कह रहा है कि जब बहुत सारे लेंसों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तब उसकी लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो बड़े बड़े कैमरे होते हैं उसमें बहुत सारे लेंसों को क्या होता है एक दूसरे में जोड़ा रह जाता है, ज़्यादा जानो, ताकि इसकी क्या होता है क्षमता को बढ़ाया जाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाया रहो। यही होता है कि लेंस की क्षमता को बढ़ा के और जो ब्रह्मांड में जो घटनाएं हो रही है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको देखा जाता है, परखा जाता है ना। चलिए अगला आता है आवर्धन। क्या है अगला का हेडिंग? आवर्धन। आवर्धन देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई रहो यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 कर देते हैं तथा वस्तु की दूरी h2 कर देते हैं तो आवर्धन बराबर h1/h2 हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात लगाएंगे, आवर्धन कहते हैं। इसको एम से सूचित किया जाता है, किसे? इसे बाबू एम से सूचित करेंगे और इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होगा। क्या नहीं होगा बाबू? इसका कोई भी एसआई मात्रक क्या नहीं होगा। कारण यह है कि ये यदि एच मीटर में होगा तो ये भी एच मीटर में होगा ना, तो मीटर से मीटर कट नहीं जाएगा, तो इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होगा। अगला नोट एक करा है कि आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या है? उल्टा बना है। यदि आवर्धन का मान माइनस में आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है ये कैसा बना है? उल्टा बना है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना हुआ है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब, अर्थात वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। वो क्या बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वे क्या होता है? उल्टा बनता है ना, और जो काल्पनिक होता है, काल्पनिक जो सीधा बनता है ना, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसे बनता है? सीधा। और एम का मान जब धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। चले ए चलो बंद करो ये।